नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी शाह ने देश की राजनीति को एक ऐसी डगर पर ला खड़ा किया है जहां से उसका भविष्य अंधकार में ही हो सकता है। उन्होंने जिस तरह से संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से जो राजनीतिक शुचिता होती है, राजनीतिक मर्यादा होती है, एक राजनीति का एक व्याकरण होता है, उसे पूरी तरह बदल डाला है, उसे तहस नहस कर डाला है और एक नई तरह की राजनीति खड़ी कर दी है जिसमें सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं है, आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं है। पहले भी कम थी, उन्होंने इसको मटिया मेट कर दिया है। अब जो है वो सिर्फ सत्ता है, अब जो है सिर्फ कुर्सी है, अब जो है सिर्फ अपने को ताकतवर बनाए रखने की एक तिकड़म है। इसका नाम उन्होंने राजनीति बना दिया है, यानी राजनीति तिकड़मों का खेल बन गई है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो अचानक और यूं नहीं कहना चाहिए कि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये लगातार 2014 से जो सिलसिला चल रहा है, ये उसका एक और भी बहुत ही विद्रूप रूप हमारे सामने है। एक बहुत ही भयानक शक्ल के साथ राजनीति हमारे सामने खड़ी हुई है। उसके मुंह पर कालिक पुती हुई है, कलंकित राजनीति का हिस्सा है। जिस तरह से एक तो चुनाव चोरी की गई पश्चिम बंगाल में, 150 के आसपास सीटों के रिजल्ट SIR से प्रभावित हुए और दूसरे दंदफंद मतगणना से प्रभावित हुए, और फिर रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में बगावत की गई, इंजीनियर्ड की गई और उससे पार्टी टूटी। 2/3 विधायक अब ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, बाकायदा अलग हो चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष को एक सूची सौंप चुके हैं और अपना दावा कर चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके दावे को स्वीकार भी कर लिया है। यानी अब तृणमूल कांग्रेस का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है। अगर 15-20 MLA ममता बनर्जी के साथ बचे भी तो वो कितने दिन रह पाएंगे ये भी देखना होगा। 60 विधायकों के उनसे टूटने की खबर है और ये नंबर आगे चल के बढ़ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गुस्सा रहा हो, लेकिन बिना किसी बाहरी समर्थन के, बिना किसी बाहरी उकसावे के या बिना किसी बाहरी दबाव के इतना बड़ा डिफेक्शन संभव नहीं है, और ख़ास तौर पे चुनाव के तुरंत बाद संभव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें बीजेपी मोदी शाह की रणनीति काम कर रही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल महाराष्ट्र मॉडल पर आप देख सकते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया, एक जो ओरिजिनल पार्टी थी उसको खत्म कर दिया गया, एक उसके टुकड़े को ही ओरिजिनल बना दिया गया, उसी को शिवसेना का नाम मिल गया, उसी को चुनाव चिन्ह मिल गया, और हर जगह अब आधिकारिक तौर पर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। उद्धव ठाकरे तमाम कोशिशें करके भी अपनी उस तरह की वैधता को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा सत्ता तंत्र, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा था, क्योंकि उनके साथ मोदी सरकार खड़ी थी, मोदी शाह खड़े थे। लगभग वही पश्चिम बंगाल में दोहराया गया है। वहाँ भी ममता बनर्जी की पार्टी को इसी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया है। ये दीगर बात है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा था। कई बार होता है, पार्टी के अंदर बहुत गुस्सा होता है और वो हमें बाद में किसी बगावत के तौर पर दिखता है, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी बड़ी बगावत की संभावना ऐसे नहीं बनती है, और इसके पीछे निश्चित रूप से मोदी शाह और सत्ता तंत्र का हाथ है। शुभेंदु अधिकारी का भी हो सकता है। जो भी हाथ है, ये साफ दिख रहा है कि ऑपरेशन लोटस के बिना ये संभव नहीं है। और ये एक, चूंकि मैंने कहा सिलसिला चला आ रहा है, महाराष्ट्र का तो मैंने केवल एक जिक्र किया, लेकिन आप किसी भी राज्य में देखिए, वहाँ बीजेपी की रणनीति ये रही है,
कि क्षेत्रीय दल या तो हमारे साथ आ जाएंगे या हमारी पार्टी में विलय कर लेंगे या फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ डालेंगे। महाराष्ट्र में केवल शिवसेना को नहीं तोड़ा, उन्होंने शरद पवार की एनसीपी को भी तोड़ा, उसको भी नष्ट किया। अजित पवार को तोड़कर और मतलब शरद पवार के हाथ में ओरिजिनल एनसीपी रही नहीं गई, ओरिजिनल एनसीपी अजित पवार की बन गई। तो जो मूल है वहीं से उसको विच्छेद कर देना इन दो महानुभावों की राजनीति का हिस्सा है। और हमने ये भी देखा है कि मास लेवल पर डिफेक्शन करवाने में ये सरकार माहिर है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश को आप देखिए किस तरह से वहाँ सरकार गिराई गई, विधायक तोड़े गए। फिर कर्नाटक में भी यही प्रयोग किया गया। लगातार कई राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में तो आप देखिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी ने निगल ली। जो प्रेमा खांडू आज मुख्यमंत्री हैं, वो सारे के सारे विधायक तोड़कर ले गए थे और फिर आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। मध्य पूर्वोत्तर भारत में कई और, मणिपुर को लीजिए, मणिपुर में भी इसी तरह से उसने वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी, उसको तोड़ फोड़ कर अपनी स्थिति वहाँ बनाई है। तो ये एक चरित्र बन गया है मोदी शाह की बीजेपी का, जो एक घटिया राजनीति, गंदी राजनीति के जो हथकंडे हैं वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे वो जायज़ मान रहे हैं। सोचिए, जो बीजेपी, जो आरएसएस शुचिता की बात करती थी राजनीति में मर्यादाओं की बात करती थी, राजनीति में आदर्शों की बात करती थी, आज वो बीजेपी और मैं कहता हूँ पूरा संघ परिवार ठीक पूरे भरे बाजार में नंगे खड़े हैं, निर्वस्त्र खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी लोक लाज का पालन नहीं किया। उन्होंने कोई भी जो अच्छी राजनीति के मानदंड माने जाते हैं, एक सकारात्मक राजनीति के मानदंड माने जाते हैं, उसको किसी भी तरह से फॉलो नहीं किया है। ये एक खतरनाक स्थिति है। और अब जिस तरह से पार्टी चोरी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये अभी और आगे जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि अभी विधायक दल को तोड़ा गया है, अब संसदीय दल को भी तोड़ा जाएगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बहुमत तक पहुंचने के लिए वो अभी ये तोड़फोड़ करेगी। अच्छे खासे सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, उस पार्टी में डिफेक्शन करके वो बहुमत के करीब पहुंच सकती है और उधर नीतीश कुमार की पार्टी को भी निकल सकती है, उसके संसदीय दल को विलय करवा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के 7 राज्यसभा सांसदों को तोड़ दिया गया और अपनी पार्टी में शामिल भी कर लिया गया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ये तो एक तरह से माफिया ऑपरेट करते हैं। जिस तरह से ये खेल के नियमों का कोई भी सम्मान नहीं है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक राजनीति में जिस तरह से एक उम्मीद की जाती है कि आप जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उनका सम्मान करते हुए राजनीति करेंगे, ये वो राजनीति तो नहीं हो रही है। और ये बड़ी ये मान कर चलिए कि ये राजनीति देश को आत्मविनाश की तरफ ले जा रही है, क्योंकि जब राजनीति से उसूल पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, वो पूरी तरह से अवसरवाद की हाथों चली जाएगी। यानी आप देखिए कि बीजेपी उन तमाम नेताओं को जो विपक्ष में रहते हुए कुख्यात थे, जिनके दुष्कर्म की चर्चा खुद वो पार्टी करती थी, चाहे असम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, चाहे अजित पवार को ले लीजिए, एकनाथ शिंदे को ले लीजिए, ऐसे दर्जनों नेता गिनाए जा सकते हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उन्हें किस तरह धोकर इस्तेमाल किया गया है। तो ये विशुद्ध अवसरवादी नेता हैं और इनकी मानसिकता एक तरह की आपराधिक है। ये राजनीति के लोग नहीं हैं, ये अपराध की दुनिया के लोग हैं और राजनीति में आपराधिक ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मोदी शाह के बारे में भी
इस तरह की राय अक्सर व्यक्त की जाती है, तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का चरित्र उन्होंने ही बदला है। उन्होंने ही राजनीति में ये सारी चीज़ें, खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़, वोट चोरी, चुनाव चोरी, सत्ता चोरी, कुर्सी चोरी, ये तमाम जो प्रवृत्तियां आपको आज की राजनीति में दिख रही हैं, वो इन्हीं की लाई हुई हैं। ठीक है, पहले की सरकारों ने भी इस तरह के हथकंडे आजमाए हैं, इतने इस पैमाने पर नहीं आजमाए हैं। कांग्रेस भी तोड़फोड़ करती थी, दूसरी पार्टियों ने भी तोड़फोड़ की है, दूसरी पार्टियों के तोड़कर अपने पार्टी में शामिल किए हैं, लेकिन इस पैमाने पर अखिल भारतीय स्तर पर और निरंतर एक के बाद एक राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से मोदी शाह की राजनीति चल रही है, वो इस पूरे जो भी हमने 75-78 सालों में जिस राजनीति की बुनियाद रखी थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब उनकी राजनीति केवल सत्ता पर काबिज बने रहने की है और सत्ता के गलत इस्तेमाल की है, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब देखिए वेदांता के अनिल अग्रवाल के साथ क्या किया गया। हालांकि अनिल अग्रवाल कोई देवता नहीं है, वो भी एक घटिया किस्म के बिजनेसमैन हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की लूट में शामिल रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो बोली लगाई थी, उसको वो ज़्यादा बोली थी, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अडानी के लिए रास्ता साफ कर दें, और ऐसा कई बार हुआ है। एक बिजनेसमैन को तो इसी तरह से जेल भेज दिया गया और उसकी कंपनी पर अडानी ने कब्जा कर लिया। तो ये पूरे देश भर में चल रहा है। अडानी, अंबानी और इसी तरह से सत्ता से जुड़े जो कारपोरेट हैं, व्यापारी हैं, वो इस सत्ता का लाभ उठाते हुए अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं, और उन दौलतमंदों का फ़ायदा ये पार्टी और इसके नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो गठजोड़ है, ये एक किस्म का आपराधिक गठजोड़ है। ये राजनीति और सत्ता का नहीं, ये अपराधियों का गठजोड़ है, जो कि सत्ता में भी आपराधिक चरित्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो कारपोरेट दुनिया के लोग हैं वो भी विशुद्ध अपराधी चरित्र के हैं। इसलिए इन दोनों की जो गठबंधन है, ये भारतीय राजनीति को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जितने भी अभी हमें आर्थिक अर्थव्यवस्था में गिरावट दिख रही है, उनकी बहुत सारी वजह यही हैं। भारत से अगर निवेश बाहर जा रहा है, भारत से पूंजी बाहर जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो भाई भतीजावाद या क्रोनी कैपिटलिज्म या दरबारी पूंजीवाद है, जिसमें अपने कुछ मित्रों को ही सब कुछ फ़ायदे देने हैं, तो उससे किसी उद्योगपति का, किसी कारोबारी का भरोसा नहीं रह गया है कि अगर हमने कोई कंपनी ली, हमने कोई काम शुरू किया और उस पर अडानी या अंबानी की नज़र पड़ गई, तो वो उन्हें सौंपना पड़ेगा, औने पौने दामों में देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसने एक जो पूरी राजनीतिक संस्कृति निर्मित हुई है पिछले 12-13 सालों में, वो पूरे भारत के कहना चाहिए कि पूरे मिजाज को गड़बड़ा रही है, उसको ख़त्म कर रही है, और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये अंधकार में भविष्य की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये राजनीति आपराधिक राजनीति है, और ये अपराध की राजनीति हमें एक ऐसे अपराध के संसार में ले जा सकती है जहां आम लोगों का, सामान्य लोगों का कोई गुजारा नहीं है। उन्हें उनके थाली में 2 टुकड़े ज़रूर डाल दिए जाएंगे ताकि वो ज़िंदा रहें, लेकिन जो पूरा माल है वो इन सेठों के तिजोरी में जाएगा, जो कि हम 12-13 सालों से देख ही रहे हैं कि कैसे एक अडानी इतने सालों में दुनिया का सबसे अमीर लोगों में शुमार हो जाता है। ऐसे और किस तरह से शुमार होता है, ये भी हमारे सामने है। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की घटना को हल्के से नहीं लेना चाहिए। इसे सिर्फ ये मान के नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत थी और इतने सारे विधायक टूट के चले गए।
ये एक बड़ी जो प्रोसेस पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, बड़ी जो प्रक्रिया चल रही है, या बड़ा ऑपरेशन चल रहा है लोटस, ऑपरेशन लोटस, एक राज्य के स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। और ये ऑपरेशन लोटस ये देश को तबाह करने का नुस्खा भी है। ये बीजेपी को भी बर्बाद करेगा, बीजेपी के लिए भी विनाशकारी साबित होगा, क्योंकि बीजेपी की छवि भी खराब हो रही है। बीजेपी के बारे में जो धारणाएं बना रखी थी वो भी ध्वस्त हो रही हैं। आरएसएस के बारे में जो धारणाएं बनी थी वो भी ध्वस्त हो रही हैं कि ये सब सत्ता के लोलुप हैं। इनके अंदर कोई भी इस तरह का आदर्श नहीं है कि ये भारत के लिए, भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं। ये सत्ता की होड़ में है, सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और सत्ता पर काबिज रहने वालों में जाहिर है कि अपर कास्ट और अपर क्लास का एक जो कॉम्बिनेशन है वो इस पूरी आपराधिक तंत्र को चला रहा है, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। और वही इसे स्थायी बनाने के लिए सत्ता के हर अंग को अपने नियंत्रण में ले रहा है। कहीं से कोई चिंगारी ना उठे, कहीं से कोई विरोध ना उठे, इसलिए ये सब किया गया है। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी अगर ताकतवर रहीं और वो आंदोलन छेड़ने लगी तो शुभेंदु सरकार के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से हाशिए पर फेंक दिया जा रहा है, ताकि ना तो वो बंगाल के स्तर पर कुछ कर सकें और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर सकें, मोदी सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में। हालांकि ममता बनर्जी की जो क्रेडिबिलिटी है कोई बहुत अच्छी नहीं हो, बीजेपी के साथ आती जाती रही हैं, तारीफ भी करती रही हैं, आरएसएस की भी तारीफ करती रही हैं, लेकिन आज इस मुकाम पर कुछ दूसरे निष्कर्षों के साथ हमें इस पूरे परिदृश्य को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।